नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मुंबई की हवा में घुलता जहर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि 2 और 8 फरवरी को मुंबई को दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर में शुमार किया गया, जबकि 13 फरवरी को मुंबई दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। जहरीली हवा के ये आंकड़े मुंबईकर्स को परेशान कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्यों मुंबई जहरीली गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। एक जमाने में कहा जाता था कि मुंबई तो एनवायरनमेंट के लिहाज से बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, प्रदूषण होता है, दिसंबर जनवरी के आसपास हल्का फुल्का रहता है यहाँ पर दिक्कत, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ऐसा नहीं है क्योंकि खुला समंदर है एक तरफ। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है ये कि दिल्ली की तर्ज पर गैस चैम्बर बनता जा रहा है और दिल्ली से आगे भी निकलता जा रहा है। इस पर काबू कैसे पाया जाए, सिस्टम इसे पार पाने में आखिर क्यों लाचार है, कोने में जो है प्रदूषण की जो दिक्कतें हो रही हैं उससे कौन कौन सी बीमारियों का खतरा आ रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। मुंबई में बढ़ता एयर पॉल्यूशन लोगों की सेहत को तेजी से बीमार कर रहा है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर ने मुंबई की हवा के 29 जनवरी से 28 फरवरी के जो आंकड़े दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 29 जनवरी को IQ एयर रैंकिंग में मुंबई 10वें स्थान पर था, यानी दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर था मुंबई। लेकिन आगे के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। 2 फरवरी और 8 फरवरी को मुंबई की हवा और जहरीली हो गई और ग्लोबल एयर पॉल्यूशन के मामले में देश की आर्थिक राजधानी सेकंड पोजीशन पर आ गई। 13 फरवरी को इसमें मामूली सुधार हुआ और एयर क्वालिटी के मामले में मुंबई दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। सेहत के लिहाज से वायु प्रदूषण के आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। दुनिया भर की बात करें तो इस दौरान खराब AQI के मामले में लाहौर पहले नंबर पर रहा, जबकि तीसरे नंबर पर काबुल रहा। मुंबई में बढ़ते एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह डेवलपमेंट एक्टिविटीज है। नीरी और IIT बॉम्बे के 2020 की एक स्टडी के मुताबिक मुंबई की हवा में 71% से अधिक पार्टिकुलेट मैटर की वजह सड़क और कंस्ट्रक्शन के चलते पैदा होने वाली धूल है, जो तेजी से लोगों की सेहत को बीमार कर रहा है। मेट्रो और सड़कों के निर्माण की गतिविधियों के अलावा भारी वाहनों से निकलने वाले धुएं के चलते लोगों में सांस की बीमारी तेजी से बढ़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले कभी कभी फेफड़ों पर काले धब्बे दिखाई देते थे, लेकिन अब ये समान बात हो गई है। जो लोग नशा नहीं करते उनके फेफड़ों पर भी काले धब्बे देखने को मिल रहे हैं। मुंबई में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अस्थमा के मरीजों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर पड़ा है। खराब हवा की वजह से सर्दी, खांसी, आंख और सांस से जुड़ी बीमारियों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। जहरीली हवा के चलते होने वाली बीमारियों की बात करें तो हार्ट की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर, त्वचा संबंधी बीमारी, निमोनिया और आंखों से जुड़ी समस्याओं का होना आम बात है। सामान्य तौर पर लोगों में आंखों में जलन और पानी आने के साथ खुजली होना, सिर दर्द और चक्कर आना, लगातार खांसी के बने रहने की भी शिकायत इन दिनों खूब आ रही है। इससे बचाव की बात करें तो डॉक्टर लोगों को सुबह टहलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने की सलाह भी दे रहे हैं। वहीं अस्थमा पीड़ितों को एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही इनहेलर रखने की भी बात की जा रही है। डॉक्टर्स लोगों को घर पर ही योग और एक्सरसाइज करने को कह रहे हैं। साथ ही घर से जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको जहरीली हवा से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविकल सोमवंशी, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं CSC में। अविकल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब भी जुड़ेंगे नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में, और जाने माने टाउन प्लानर राजीव मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। उनका भी परिचय जब जुड़ेंगे तो आपसे ज़रूर कराएंगे। लेकिन फिलहाल अविकल, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। मुंबई में जैसे कि हम देख रहे हैं, नॉर्मली ये देखा जाता था, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त रहा है मुंबई, लेकिन जो AQI है ड्यूरिंग विंटर्स उसमें मॉडरेट टू पुअर जाता रहता था, फ्लक्चुएशन हम देखते थे। लेकिन अगर आप बीते 92 दिनों का आंकड़ा देखें तो 66 पुअर और वेरी पुअर एयर क्वालिटी डेज देखने को मिले हैं 2022-23 में, जो कि एक जमाने में 1-2 साल पहले सिर्फ 28 हुआ करते थे। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये 135% तक बढ़ा है, जो कि खराब दिनों का है।
मुंबई में ऐसा क्या हो रहा है अविकल कि अब हमें दिल्ली जैसी ही चिंताएं यहां भी करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल आपने सही बोला। मुंबई की हवा पिछले कुछ सालों से खराब होती चली जा रही है। दिल्ली जितनी खराब नहीं हुई है, लेकिन ये जितनी भी हुई है काफ़ी चिंता की बात है और इससे स्वास्थ्य पे काफ़ी असर पड़ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं दिल्ली और एनसीआर वगैरह में पिछले 6-7 सालों में काफ़ी सारे कदम उठाए गए हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, जिनमें वाहनों पे रोक, आपका जो ईंधन इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री और वाहनों में उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। कंस्ट्रक्शन जो होता है दिल्ली में उसके ऊपर काफ़ी सारी रोकथाम है। मतलब आपको डस्ट कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो सारी जो चीज़ें दिल्ली में की जा रही हैं पोल्यूशन कम करने के लिए, वो सब मुंबई में नहीं होता है, क्योंकि मुंबई में कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और लेकिन ये सब जो हो रहा है ये बिना किसी कंट्रोल के हो रहा है। मतलब जो पोल्यूशन के लिए कंट्रोल की ज़रूरत है, और ये सब अब हवा में दिखने लगा है। जो आपने इस सर्दियों में देखा कि वेरी पुअर में कैटेगरी में जो AQI गया है मुंबई का, पहले नहीं देखा गया था। ये नई चीज़ है। और एक और चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे मुंबई के बारे में कि मुंबई में पहले उतनी मॉनिटरिंग भी नहीं होती थी। तो जो भी हमें मुंबई का डेटा मिलता था वो एक स्टेशन से मिलता था जो आपका बांद्रा पे लगा हुआ है। बांद्रा समुद्र के किनारे है, जिसकी वजह से हवा उसमें अधिकतर साफ ही दिखती थी। लेकिन अब मुंबई में 21 से ज़्यादा स्टेशन है, दिल्ली में 40 है, अब मुंबई में 21। तो अब हम जो मुंबई का डेटा देखते हैं वो अंदरी इलाकों का भी देखते हैं, सिर्फ सी फ्रंट का नहीं देख रहे हैं। तो जो मुंबई का पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी वो अब उभर के बाहर आ रही है, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं पोल्यूशन को मुंबई के अंदर। तो ये चौंकाने की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आप मॉनिटर ही नहीं करोगे जहां पे प्रदूषण की दिक्कत है तो आपको पता ही नहीं होगा। तो अब हमें पता भी चल रहा है, क्योंकि आपका जो मुंबई के अधिकतर मॉनिटर हैं वो 2021 में लगे हैं। तो उसके पहले आपको पता ही नहीं था कि मुंबई में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। क्योंकि अब ये मानखुर्द, गोवंडी, देवनार, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अब लगातार मॉनिटर हो रही है, जो एम ईस्ट वार्ड जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पर भी जो व्हीकुलर एमिशन है उसकी वजह से जो टोटल परसेंटेज है और सॉलिड वेस्ट का भी जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अलग अलग इलाकों में। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टाउन प्लानर और प्रिंसिपल हैं सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। आपका अनुभव क्या कहता है सर? आपकी स्टडीज क्या कहती हैं? ये जो पॉल्यूशन का सडन राइज है, जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुंबई हमेशा से विंटर्स में बिल्कुल साफ सुथरा रहा हो, मॉडरेट टू पुअर आता जाता था, फ्लक्चुएशन रहती थी, लेकिन अब हम इसको दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार होते हुए देख रहे हैं। दिल्ली से भी स्थिति जो है लगातार खराब होती हुई देखी जा रही है। इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं सर? सर मैं ऐसा मानता हूं कि बम्बई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो मुख्य कारण है पोल्यूशन बढ़ाने में। मेट्रो के काम चल रहे हैं, मेट्रो के खंभे सब जगह बन रहे हैं, जिसकी वजह से जब रास्ते छोटे होते हैं तो ट्रैफिक मूवमेंट कम हो जाता है, और जब ट्रैफिक मूवमेंट कम हो जाता है तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, चलती रहती हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रीडेवलपमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हमारे बम्बई में सेस बिल्डिंग को परमिशन दिया गया है, जिसकी वजह से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डस्ट पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है सर। और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, डेब्रीज यहाँ से वहाँ लेके जाने में जो गंदगी पूरे शहर में फैलती है उसकी वजह से बदबू तो जाने दो, उसके अलावा डस्ट पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। ब्रिजेस का काम चल रहा है, बड़े बड़े रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं इधर से उधर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ने की वजह से, मेट्रो का काम बढ़ने की वजह से और रीडेवलपमेंट के कार्य प्रगति पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से बम्बई में प्रदूषण बहुत बुरी तरह फैल रहा है। सांस लेने की तकलीफ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। बट सर ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और डस्ट वगैरह हैं मिश्रा सर, ये कहा जाता था कि चलो जैसे दिल्ली है तो दिल्ली तो चलो लैंड लॉक्ड है,
उसका एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज है वहां पर बहुत सारे। लेकिन मुंबई के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर तो नेचुरल क्लिनजिंग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आपका समुद्र है, बड़ा खुला विशाल समुद्र है, आपका कोस्टल सिटी है ये। तो क्या वो नहीं हो पा रही है? क्या हम उससे भी जोड़कर इसको देखें, कुछ क्लाइमेट चेंज वगैरह या विंड पैटर्न या वेदर मॉनिटरिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये वेदर अचानक चेंज हो गया है। क्लाइमेट चेंज वजह से भी जो विंड स्पीड होती थी, जो ये प्रदूषण को ले जाती थी हमारे सी विंड से, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा है सर। ये जो विंड मूवमेंट है वो भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड इसको कहते हैं, वो जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से प्रदूषण बहते हुए हवा के साथ निकल नहीं रहा है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और दूसरी तरफ जो मार्ग जाने का है पोल्यूशन का, वो रुक सा गया है। पहाड़ों पर भी पत्थर के टूटने के काम चल रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको रॉ मटेरियल देने पड़ते हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। और ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन इतना कमज़ोर हो गया है सर, और ट्रैफिक जैम जो हो गया है, जिससे जो पोल्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में समझता हूँ बढ़ गई हैं, सीएनजी व्हीकल में समझता हूँ बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत ट्रैफिक जैम होने की वजह से बिल्कुल जो गाड़ियां रास्तों पे रुकती हैं, वो पोल्यूशन का मुख्य कारण हो गया। एब्सोल्युटली। और मैं बयान पढ़ रहा था महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एमपीसीबी के एक ऑफिसर का, हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं उसमें कोट किया है उनको, लेकिन हवाले से बयान दिया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोविड का जो 2 साल का गैप रहा, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में सडन स्पाइक आया था, स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फुल स्विंग में हैं। इसके अलावा जैसा कि सर अभी बता रहे हैं कि जो विंड स्पीड है, वेदर मॉनिटरिंग है, उस पर भी उसका भी असर पड़ा है। और इसके अलावा हुआ क्या कि जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो लैंड और एयर के बीच में एक तरह से स्टक हो गया, और इसकी वजह से मुंबई में ये पोल्यूशन की समस्याएं बढ़ रही हैं। लेकिन इसका आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी बातचीत करते हैं। डॉक्टर प्रशांत छाजेड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल में जाने माने पल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम देख रहे हैं सर, बहुत सारे रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि इस बार जो है वो सीवियर कफ जो है उसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है। हमने एक और रिपोर्ट देखी जिसमें कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है मुंबई में। तो स्थिति क्या है सर, पॉल्यूशन की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं कितनी गंभीर हो रही हैं इस वक्त? सर, अभी जो हम देख रहे हैं बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में और यंग लोगों में भी, सब लोगों में सर्दी, खांसी, सोर थ्रोट और हेडेक का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो वायरल इन्फेक्शंस भी जो टाइम से आते हैं, उसमें से रिकवर होने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है। इसकी अहम वजह है कि पोल्यूशन के वजह से बॉडी का जो एक फाइटिंग कैपेसिटी रहता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म रहता है, वो भी काफ़ी वीक हो जाता है। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें बुखार 8-10 दिन पहले आ गया, मगर हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही है, हमारा गला अभी भी दुख रहा है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। और इसके बीच में जो बच्चों को या बुजुर्गों को एस्थमा है या सीओपीडी का जो तकलीफ है, अंडरलाइन कोई लंग के प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो डिजीज के जो फ्लेयरअप्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो अंडरलाइन डिजीज है उसमें फ्लेयरअप ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी समस्या भी बहुत बढ़ रही है और रिकवर होने में भी टाइम लग रहा है। तो खाली बच्चों में और बुजुर्गों में नहीं, हम हर एज ऑल अक्रॉस ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली उन लोगों में जो लोगों को अंडरलाइन कोई लंग प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए अब रुकते हैं। देखिए कितनी जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है स्वास्थ्य संबंधी, उसका हमने जिक्र किया। जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका हमने जिक्र किया। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है उसका हमने जिक्र किया। और दिल्ली से कंपेयर भी किया हम लोगों ने कि कैसे जो दिल्ली में मेजर्स उठाए गए हैं उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल हुआ है, लेकिन वही ठीक उल्टा हो रहा है। जो दिल्ली से सीख लेते हुए मुंबई में बहुत पहले जाग जाना चाहिए था, एक कंट्रोल्ड वे में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, हमारा ध्यान उस पर नहीं है। हम शायद इस भरोसे बैठ गए कि भाई कोस्टल रीजन है, यहाँ पर तो जो ला नीना इफेक्ट होता है, हर तीसरे दिन विंड का पैटर्न ऐसा होता है कि वो पॉल्यूटेंट्स को लेकर निकल जाता है। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि इस बार जो ट्रिपल डिप आया है ला नीना में, उसकी वजह से ये जो हवाएं पॉल्यूटेंट्स को लेकर आती थी वो बहुत देर में आ रही हैं, और इस वजह से वो ट्रैप्ड हैं शहर के अंदर ही। तो प्रकृति के भरोसे हम बैठे हुए थे, और स्थिति ये है कि अब हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है। मुंबई के बारे में कौन कल्पना कर सकता था?
एक कोस्टल शहर के बारे में, लेकिन आज वो स्थिति आ चुकी है। तो मुंबई की हवा को आखिर क्या हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज बात हो रही है, मुंबई को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार किया जा रहा है। तो ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी? क्या ये नई स्थिति है? क्या समय रहते कदम नहीं उठाए गए, अनदेखी की गई और आज मुंबई जैसे साफ सुथरे हवादार शहर को भी प्रदूषण की मार से ग्रसित शहर बताया जा रहा है? इसके पीछे के कारण हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अविकल जी, अब हमने समस्या पर तो थोड़ा सा चर्चा करी, अब निदान क्या हो, समस्या का समाधान क्या हो। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि कोविड के बाद जो है, जो एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, मेट्रो एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रही हैं, रोड वर्क्स लगातार बढ़ रहे हैं, जो आपके ब्रिजेस हैं, जो बिल्डिंग वर्क्स हैं, लगातार यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे होते हैं। कोस्टल बेल्ट हम एक अलग बना रहे हैं, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट हमारा बड़ी तेज़ी से चल रहा है। क्या करें, इनको रोक दें, क्या करें? एग्जैक्टली आपका सजेशन क्या होगा इस वक्त? इनको रोकने की तो जरूरत नहीं है। आप जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है, उसमें कई सारे चीजें आप कर सकते हैं जिससे धुआं आपका वातावरण में ना आए। दिल्ली ने अपना एक लिस्ट बना के रखा हुआ है, आप दिल्ली से कॉपी कर ले या मुंबई अपने लिए खुद भी बना सकता है कि आप जब कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आप जितना भी मलबा है उसको ढक के रखें। जो मलबा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे खुले वाहन में ना कर उसे बंद करके करें। जब भी आपका जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है रेगुलरली, जिसकी वजह से जो धूल धक्कड़ है वो हवा उड़े ना। और जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें आपका विंड बैरियर लगाया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल या जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर हैं वो बाहर ना आए। दिल्ली का मेट्रो कंस्ट्रक्शन होता है तो ये भी सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखी जाती हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के द्वारा, उनका रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें मुंबई में भी करने की ज़रूरत है। कोई भी बिल्डिंग बन रही हो, रोड बन रही हो, ब्रिज बन रहा हो, मेट्रो बन रही हो, तो उस पर जो धूल के रोकथाम की चीज़ें हैं जो दुनिया भर में की जाती हैं वो मुंबई में भी करने की ज़रूरत है और उन्हें इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। और रही बात दूसरी बड़ी चीज़ जो मुंबई में है वो है वेहिकुलर पोल्यूशन, जो ट्रैफिक जैम वगैरह की वजह से होता है। तो मेट्रो जब बन के तैयार हो जाएगी तो उसका कुछ तो फायदा होगा उसमें, लेकिन जो आपका ईंधन इस्तेमाल हो रहा है गाड़ियों में आपको, और जो पार्किंग की या जो ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम है, उससे कंजेशन को रिलीव करने के लिए मुंबई को अपनी पार्किंग पॉलिसी और अपना जो व्हीकल ओनरशिप का पैटर्न वगैरह है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसे सुधारना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो शहरों में होती है, मुंबई में भी है, वो है इंडस्ट्री में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, जो आपका कोयला जलाया जा रहा है या जो आपका डर्टी फर्नेस ऑयल वगैरह जलाया जाता है, उसके ऊपर रोकथाम लगाइए। दिल्ली एनसीआर में तो कोयला और फर्नेस ऑयल और पेटकोक पे कहते हैं बैन लगा हुआ है। मुंबई में क्या हालत है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इन सारी चीजों पे रोकथाम करने की जरूरत है। आपको ये 6-7 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था जब दिल्ली से ये चीजें आने लगी थी, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप शुरू करें कि अगला जो सर्दी का मौसम आएगा उसमें हमें दिक्कत ना हो उतनी। एब्सोल्युटली। थोड़ा यहाँ पर एक बड़ा इशू जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उस पर भी मुझे लगता है ध्यान देना होगा। लेकिन एक बात हम कई बार इसका जिक्र भी करते हैं राजीव सर, एक बात जो जिक्र होता है कि साहब आप फाइनेंशियल कैपिटल है, आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, आपके पास ऐसा बीएमसी है जिसके पास इतना बजट है कि जो कई राज्यों से ज़्यादा, टोटल राज्य के बजट से ज़्यादा हमारे बीएमसी का बजट रहता है, हर बार इसकी चर्चा होती है। उसके बावजूद, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई शहर हो किसी स्टेट के बराबर, क्या ऐसा कारण है कि फाइनेंशियल कैपिटल के अंदर आते ही हर कोई ट्रैफिक कंजेशन, अगर बारिश हो जाए तो फिर जगह जगह वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम, अब पॉल्यूशन नहीं होता था पहले इतना ज़्यादा समस्या, लेकिन अब हम पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इस शहर में ना पाया जाता हो, जबकि शहर का सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ आ रहा है। दुनिया के ही कहूँगा मैं, तो देश के छोड़िए, दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ रह रहे हैं। कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम भी है, महाराष्ट्र की राजनीति तय करती है कि देश दुनिया में क्या होगा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या है ऐसा कि हम ना बुनियादी ट्रैफिक संभाल पा रहे हैं, ना पॉल्यूशन संभाल पा रहे हैं? नहीं सर, मैं ऐसा समझता हूं कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अगर इतना पैसा है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करे,
जिसकी वजह से लोगों को अपनी गाड़ियां ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, अगर हमको उसको सॉल्व करना है तो हमको अपनी गाड़ियां ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सिस्टम आप डेवलप करते हैं तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। उनको ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा शहर है, अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हम पोल्यूशन कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर होगा। अभी फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही, लेकिन ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाने के बाद सारी पैसे जो कमाए हैं वो अपने इलाज पर खर्च करें, वो मेरे ख्याल से गलत है। तो मैं ऐसा समझता हूँ नगर रचना की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए बम्बई में जिससे डेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट डिवाइड हो। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को हम निर्धारित करें, कुछ एरिया में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पनपने दें, कुछ एरिया में थोड़े दिन के लिए रोक दें ताकि पोल्यूशन की मात्रा कम हो। दूसरी, डेवलपमेंट इस तरह हो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसकी वजह से लोग एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रैफिक का इस्तेमाल कम करें। वर्क फ्रॉम होम भी एक अच्छी एक्टिविटी है, और ऑफिस आवर्स जो होते हैं, जो जैसे 9 से 5 सबका ऑफिस है, तो आप 11 से 7 एक ऑफिस टाइमिंग करिए या 8 से 4 ऑफिस टाइमिंग करिए, जिसकी वजह से भीड़ कम होगी और पोल्यूशन कम होगा। ये मेरे ख्याल से बैलेंस डेंसिटी डेवलपमेंट अगर हम करेंगे ये शहर कुछ में, प्रैक्टिकल, ये आपने कुछ प्रैक्टिकल तो उससे सॉल्यूशंस फर्क बताए। पड़ेगा। एब्सोल्युटली, ये कुछ वाकई में ये कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन फिर एक दीर्घकालीन हमें नीति भी अपनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो मेट्रो का भी प्रोजेक्ट आया है उसमें सारे के सारे फेजेस का जो है कंस्ट्रक्शन एक साथ शुरू कर दिया गया। ये भी एक बड़ी समस्या रही। आप चले जाइए, आप सब अर्बन सिटी में चले जाइए या आप मेन सिटी में आ जाइए, साउथ में आ जाइए, लगातार कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको कि जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। रोड्स पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बीच शहर में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और इसकी वजह से जो कंजेशन हो रहा है वो लगातार वो उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पॉलिसी बनती है, लेकिन तब तक एक आम आदमी क्या करे। डॉक्टर प्रशांत, मुंबई के रहवासियों को आपका सजेशन क्या होगा, क्या करना चाहिए कि पॉल्यूशन के एडवर्स इफेक्ट से वो बचा रहे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का रेज किया है आपने। इसमें मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा कि हमें इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहिए। एक, हमें पोल्यूशन का तो जो दिक्कत है वो हर व्यक्ति को होता है, बट उसमें मैं प्राइम कहूँगा सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम्स आर वो व्यक्ति है जो लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिनको ऑलरेडी अंडरलाइंग लंग प्रॉब्लम्स है। तो उनसे दरखास्त ये रहेगी कि आपके जो भी मेडिसिन चल रहे हैं आप अपने मेडिसिन रेगुलरली लें। आप मेडिसिन रेगुलरली ना लेने में लापरवाही ना करें। पर्टिकुलरली हम जो कहते हैं कि जो एस्थमा के पेशेंट्स हैं, एलर्जी के पेशेंट्स हैं, जो COPD दमा के पेशेंट्स हैं, जो लंग फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं, आप अपने मेडिसिन रेगुलरली लें। इससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन के वजह से जो आपके शरीर को, आपके लंग्स को जो इंसल्ट हो रहा है, वो उसको इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उसमें ज़्यादा फ्लेयर अप होने नहीं देगा, या फ्लेयर अप होने की जो संभावना है उसकी जो तीव्रता है वो तीव्रता फ्लेयर अप को कम करेगा। ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये पोल्यूटेंट्स की दिक्कतें तो हर व्यक्ति को होगी, जो हमको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है। सो जो लिस्ट है वो तो बहुत बड़ा लिस्ट है। तो इसके लिए प्रिवेंशन इज अ मस्ट, टेक मेडिसिन प्रॉपरली। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहूंगा कि जिस दिन पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा है उस दिन उस व्यक्ति ने, जो लोगों को पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल लोग जो हम कहते हैं, जैसे कहा कि बच्चे हैं, एल्डरलीज है, लंग प्रॉब्लम वाले, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज वाले जो व्यक्ति है, उन्होंने घर के बाहर स्टेप करना अवॉइड करना चाहिए। जो एक्सर्शनल काम है, जो ओपन एयर में जो एक्सर्शन होता है, जो रनिंग होता है, जो एक्सरसाइजेज होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। प्रेफरेबली जब धूप बहुत अच्छी बाहर निकल के आई हो और हमें लग रहा है कि भाई थोड़ा सा पोल्यूशन का प्रमाण कम है, उस वक्त व्यक्ति लोगों ने घर के बाहर स्टेप करना चाहिए। मान लो कि किसी को बाहर स्टेप करना ही है, किसी को लंग प्रॉब्लम है, जो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि जो हमें जो मास्क का जो यूटिलिटी है उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति N95 मास्क पहन सकता है, जो कि अभी काफी इजीली अवेलेबल है, तो वो सबसे बेस्ट वे में उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जो लोगों को लंग प्रॉब्लम्स है, दिमाग का शिकायत है, शायद N95 मास्क ना पहन सके, उन्होंने कम से कम जो सर्जिकल मास्क है उसे पहन के उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल।
जो लोगों को जो लोग ट्रैफिक एरियाज के पास में है, कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास में है और उनकी लंग की प्रॉब्लम बहुत एडवांस्ड है, लंग में बहुत दिक्कत है या बहुत सेंसिटिव है, तो ऐसे लोगों के लिए आप घर के अंदर भीतर रह के भी आप एयर प्यूरिफायर्स यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है नहीं, बट इट्स इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड दैट यस, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं वो लोग एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं ताकि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं उसको वो फिल्टर कर सके। हेपा फिल्टर्स यूज किए जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो यानी कि ये वो खास मेजर्स हैं जो एक आम आदमी से लेकर जो अफोर्ड कर सकता है उन सब के लिए इसमें सारी बातें समाहित हो चुकी हैं। बहरहाल मुंबई में ये प्रदूषण का हाल जो है वो अब दिल्ली के तो हम क्या ही एग्जाम्पल दें, दिल्ली से तो आगे हम निकल ही गए हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा ना रहे, एक तरह से क्षणिक फिनोमेना हो जो हर साल आए और फिर उतनी ही जल्दी चला भी जाए और ये भी नौबत ना आ पाए। इसके लिए भी सरकारों को लगातार, बीएमसी को, सरकारों को, जितनी भी स्टेक होल्डर्स एजेंसीज हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता कि मुंबई संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल पूर्ण संवेदनशील है, एविडेंट है आप सबके सामने। तो प्रकृति के भरोसे मत रहिए, समंदर से आती हुई हवाओं के भरोसे मत रहिए, कुछ अपने भी मेजर्स उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव मिश्रा सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर प्रशांत, थैंक यू सो मच सर। अभी कल आपने भी वक्त निकाला, दर्शकों के लिए शुक्रिया आपका। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।